नमस्कार, मैं अवनीश कुमार राय आपका स्वागत करता हूं अपने चंद्रा क्लासेस के परिवार में। मित्रों, मनोविज्ञान के विषय में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है पर्सनालिटी। आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। ठीक है। वस्तुतः पर्सनालिटी शब्द को या इसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। किसी भी चीज का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको दो भाव में होता है, एक भाषिक रूप में और एक होता है शाब्दिक रूप में। भाषाई रूप कहने का परिहार यह है कि यदि व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाए भाषाई रूप में या व्यवहारिक रूप में तो मनुष्य के जेस्चर, जैसे उसके हाव भाव, उसके बात करने की शैली, उसके गणवेश, उस आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मापन एवं मूल्यांकन करते हैं। वहीं शाब्दिक रूप की अगर हम बात करें, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं में यथावत स्थितियों में इसी से ज्यादा प्रश्न आते हैं, उस पर अध्ययन करें तो हम बताते हैं कि पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से बना है। किससे बना है? परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में लोग जब अभिनय किया करते थे तो मुखौटों का इस्तेमाल किया करते थे। हमारे यहाँ रामलीलाएं होती हैं, चाहे आप अफ्रीकन देशों में देखें या अमेरिकन देशों में हैलोवीन नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। लोग अपने आप को डरावना बनाने के लिए अलग अलग तरीके की वो विग कहें या फिर उन मुखौटों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। यह परिभाषा या ये शब्द रूप इतने में ही सीमित नहीं है। व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए तमाम दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है। जहां भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में भी व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में व्यक्तित्व को तीन भागों में रखने का काम किया गया: रज, तम और सत। अर्थात रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। रजोगुणी जो होता है थोड़ा आराम पसंद होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, मिलनसार होता है। वहीं तमोगुणी जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, है ना, आराम पसंद होते हैं। और तीसरा जो है सतगुणी, जो सात्विक विचारधारा का, कर्मनिष्ठ, मेहनती और पुरुषार्थी आदमी होता है। ठीक है। तो अब तक हमने जाना पर्सनालिटी शब्द जो लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। ठीक है। और इस पर्सनालिटी शब्द को परिभाषित करने के लिए भारतीय सभ्यता संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति दोनों गुट के दार्शनिकों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया है। जहां भारतीय सभ्यता संस्कृति ने तीन भाग दर्शाए: रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। वहीं पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की बात करें तो दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में मैं पहले दार्शनिक का नाम अगर आपके सामने रखूं तो दार्शनिक हमारे सामने आते हैं कैनन महोदय। कौन महोदय? कैनन महोदय, जिन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया है। किस आधार पर? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किसने किया है? कैनन महोदय ने। वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी थी? तो पहली ग्रंथि वह थी थायराइड ग्लैंड, दूसरी ग्रंथि थी पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरी ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो कि गले के पास रहती है। ठीक है। हम जिस भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को मानव शरीर में संपूर्णता पूर्वक पहुंचाने का कार्य थायराइड ग्लैंड का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो बालक की लंबाई से लेकर के उसके व्यवहार में भी
प्रभाव डालने का काम करती है, जो कि सर के पीछे भाग में रहती है। एड्रिनल ग्लैंड जो बालक के संवेगों पर नियंत्रण करती है, उसके हंसने, उसके रोने, उसके हाव भाव, बात करने की शैली, इन तमाम चीजों पर हम कह सकते हैं मूलतः संवेगों पर नियंत्रण करने का काम एड्रिनल ग्लैंड करती है। तो व्यक्तित्व में परिभाषित करने की बात की जाए तो पहला नाम हमारे सामने आते हैं कैनन महोदय, जिन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। ठीक है। दूसरा नाम यदि हम रखें अपने सामने तो वो आते हैं युंग महोदय, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। इन्होंने दो कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन रखी थी उन्होंने अंतर्मुखी, और दूसरा रखा था इन्होंने बहिर्मुखी। किंतु चूंकि जानते ही हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन से हुई है। अदृश्यते अनेनम इति दर्शनम, किसी तत्व का साक्षात ज्ञान ही दर्शन है। चर्चाएं होती रही, खंडन हुआ कि बालक की महती परिभाषा मात्र ये दो भागों में नहीं हो सकती। तब उन्होंने एक नाम और जोड़ा, जो कि रखा उन्होंने उभयमुखी। ठीक है। तो व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर परिभाषित करने वाले दार्शनिक जो हैं वह हैं युंग महोदय, जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी आधार पर बालक को परिभाषित करने का काम किया, बालक के व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। तीसरा नाम मैं आपके सामने रखूं तो वह है थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय, जिन्होंने चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। देखें, हर चीजों को इतनी आसानी से स्मरण नहीं किया जा सकता। दर्शन जो है चर्चा का विषय है। ठीक है। एक किताब को दूसरी किताब में छपवा देना ही मात्र दर्शन को पढ़ना नहीं होता, जब तक हम आपस में चर्चा न कर सके। ठीक है। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं मनोविज्ञान की इंडिविजुअल क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो यथावत स्थितियों में आप आए, हमसे जुड़े, हमारी ऑफलाइन क्लास से भी जुड़े। ठीक है। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो थॉर्नडाइक चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाला दार्शनिक कौन है? थॉर्नडाइक। इसके लिए उसने 3 स्तर बताए: सूक्ष्म चिंतन, स्थूल चिंतन और प्रत्यय चिंतन। कितना, कौन सा चिंतन बाबू? प्रत्यय चिंतन। ठीक है भैया। तो सूक्ष्म चिंतन कहने का मतलब यह है कि यदि बालक के सामने कोई कंडीशन दे दी जाए, वो तत्काल उसे कहे हाँ मैं कर सकता हूं। जैसे कि घर बनाने की बात हो और चर्चा हो कि हाँ घर बनना है, तो एक बालक कहे या फिर हम ही आप में से कोई कहे हाँ तुरंत बन जाए, हाँ बन जाए, स्टार्ट हो जाए। ये सूक्ष्म चिंतन है, किसी विषय पे ज्यादा सोचने वाले नहीं होते। स्थूल चिंतन ये थोड़ी सी गंभीरता दर्शाते हैं, और प्रत्यय चिंतन जो किसी विषय वस्तु पे कि उसके हर प्रत्येक दृष्टिकोण पर चर्चा करने वाले विचारक होते हैं। ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि थॉर्नडाइक ने चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व को दर्शाने का काम किया है, जहां सूक्ष्म चिंतन जो किसी विषय वस्तु के बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाले होते हैं, काम को करने पे विश्वास रखते हैं। दूसरा स्थूल चिंतन किसी विषय वस्तु पर अपनी गंभीरता को दर्शाने का काम करते हैं। और तीसरा प्रत्यय चिंतन उस समस्या के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा डीप थिंकर होते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? मैंने कि अपने कितने बताए? कैनन को बताया, युंग को बताया, थॉर्नडाइक को बताया, और हमारे सामने चौथे दार्शनिक आएंगे जिनका नाम है आलपोर्ट महोदय, WC आलपोर्ट महोदय। ठीक है।
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इनका। अब पहले की परीक्षाओं में आलपोर्ट महोदय से चर्चाएं होती थी। अभी आगामी जो परीक्षा बीती है उसमें कैनन की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आलपोर्ट महोदय पे हम आते हैं। तो आलपोर्ट महोदय ने शील गुणों के आधार पर, शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। शील गुण होते क्या हैं, पहले ये जानना जरूरी है। वे गुण जो बालक में दिखाई दे, हालांकि मैं बताऊं जैसे स्वभाव के रूप में ये गुण होते हैं, जैसे कोई क्रोधी होता है, कोई प्रेमी स्वभाव का होता है, या फिर कहा जाए कोई हिंसावादी होता है, कोई अहिंसावादी होता है। जो गुण जिसकी पहचान करे वो शील गुण है। ठीक है मित्र, वैसे सारे गुण सभी में विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, और वहीं हिटलर महोदय हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे। हम सही हैं? लेकिन क्या महात्मा गांधी जी को कभी क्रोध नहीं आया होगा? क्या हिटलर के मन में देश के प्रति प्रेम नहीं था? था ना? तो वही कहने का परिहार है कि गुण जो होता है सभी में विद्यमान होता है। ठीक है, गुण सभी में विद्यमान होते हैं, किंतु कुछ एक गुण जो होते हैं वो उस व्यक्ति में प्रधान होते हैं। महात्मा गांधी में अहिंसावादिता, शांति, प्रेम की स्थितियां ये उदय स्थिति में थी, इसलिए इनके शील गुण अहिंसावादी रहेंगे। और हिटलर हिंसावादी था तो इनका शील गुण आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार की परिस्थितियों को लेकर के आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया शील गुणों के आधार पर। इन्होंने शील गुणों की 3 कंडीशन रखी। एक रखा इन्होंने प्रधान शील गुण, दूसरा रखा इन्होंने केंद्रीय शील गुण, और तीसरा रखा इन्होंने गौड़ शील। गुण सभी में विद्यमान होते हैं, किसी में कोई भी गुण उग्र हो सकता है, प्रधान हो सकता है। किसी में जैसे कोई क्रोधी स्वभाव का है तो प्रधान गुण उसका क्रोधीपन होगा, क्या प्रेम उसका केंद्रीय गुण होगा, और जो स्थितियां होंगी वो उसके गौड़ गुण में होंगी। यही बातें हैं। ठीक है, तो आलपोर्ट महोदय ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आए तो एक दार्शनिक हमारे सामने आएंगे, सिगमंड फ्रायड महोदय। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड महोदय, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में दर्शाने का काम किया है। कितने भागों में दर्शाने का काम किया? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन थे? इदम, अहम और पराहम, जिसे हम इंग्लिश में इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, ये अवस्थाओं के आधार पे भी हम कह सकते हैं इसको। वैसे फिलहाल हम आते हैं अपनी भाषा में समझने का काम करें। इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, जैसे इदम, इसे पशु प्रवृत्ति के रूप में रखा गया। बालक छोटा होता है, आत्म प्रेमी होता है, स्वमोही होता है, वो लक्षण इदम में आते हैं। वास्तविक दुनिया से दूर रहता है। वहीं अहम की स्थितियां जो होती है, बालक स्वकेंद्रित से होकर के सामूहिक होने लगता है, लोगों से जुड़ने लगता है, आत्म प्रेम स्वमोह की भावना हट करके लोगों से जुड़ने की भावना अंदर आने लगती है। और वहीं पराहम जो होता है, जो मिथ्या आडंबर की स्थितियां उन लोगों से दूर थी, यहाँ बच्चा कल्पना जगत में रहता था, यहाँ वास्तविक दुनिया में आया, और यहाँ क्या हो गया? समाज के रीति रिवाज के माध्यम से एक समाज में योग्य नागरिक बनने के प्रयास के लिए आतुर हो गया। ठीक है, 3 तरीके थे, इदम,
जहां पशु प्रवृत्ति की स्थितियां, दूसरा वास्तविकता का ज्ञान और तीसरा समाज के साथ अपने आप को लेकर के चलने की परिस्थिति। ठीक है, ऐसे कई दार्शनिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित करने की बात की है। ठीक है, आपने देखा होगा पूरी क्लास में टॉपिक पे मैंने जो अब तक बताया, व्यक्तित्व को पर्सनालिटी शब्द परसोना से बना, जिसका अर्थ हुआ क्या, मुखौटा। भारतीय सभ्यता संस्कृति में 3 भागों में रखा गया, रज, तम और सत्य। वहीं अब जब उनको परिभाषित करने की बात की गई पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में, तो कैनन महोदय ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की बात हो गई। वहीं दूसरे दार्शनिकों की बात की जाए तो युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के आधार पर। थांडाइक महोदय ने चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने की बात की। आलपोर्ट महोदय ने शील गुणों के आधार पर परिभाषित करने की बात की। और नेक्स्ट हमारे सामने आएंगे सिगमंड फ्रायड महोदय, जिन्होंने इदम, अहम और पराहम के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने की बात की। कुछ एक बिंदु छूट भी सकते हैं, दर्शन है, ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, क्लासेज अभी स्टार्ट हो रही हैं, आपसे परिचय हो रहा है, धीरे धीरे चीजें सुचारू रूप से क्लास में चलनी स्टार्ट होंगी। एक बैच हम ऑनलाइन का स्टार्ट करने वाले हैं 2 से 3 दिनों के अंदर। अभी तो हम आपसे परिचय ले रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आप हमसे जुड़ें। ठीक है, हमारी ऑफलाइन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीडीपी के लिए जो मुख्य भाग मैं आपको बता दूं, तो जहां मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन, जीवन कौशल, शिक्षण, सूत्र, इन सभी चीजों की एडवांस क्लास, सभी चीजों की इंडिविजुअल क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आइए इंडिविजुअल क्लास के लिए। ठीक है, अभी हम आते हैं इदम, अहम और पराहम। अब हम जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वह है व्यक्तित्व मापन का। किसका पढ़ाना है? व्यक्तित्व मापन का। व्यक्तित्व मापन होता क्या है? एक बालक के व्यक्तित्व को मापने की स्थितियां, व्यक्तित्व मापन की प्रविधियां। कितनी विधि हैं? तो 3 विधि है। कौन कौन सी विधि है? पहली विधि है प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधि। दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि? वस्तुनिष्ठ विधि। और तीसरी विधि है आत्मनिष्ठ विधि। प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और आत्मनिष्ठ विधि, 3 विधियां हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं प्रक्षेपी विधि के बारे में भी चर्चा की। प्रक्षेपी का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण, प्रक्षेपण मतलब फेंकना, एक कंडीशन बालक के सामने रखना और उस कंडीशन के आधार पर बालक द्वारा किए गए व्यवहार का आकलन करना। ठीक है ना? प्रक्षेपी विधि में पहला जो आएगा हमारे सामने TAT टेस्ट। TAT टेस्ट जिसे हम कहते हैं थर्मल एपर्सेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथानक परीक्षण। ठीक है, 3 नाम है इसके। प्रणेता कौन है? तो मॉर्गन व मुरे महोदय। कौन है? मॉर्गन व मुरे महोदय। हालांकि मॉर्गन महोदय के बाद इस सिद्धांत में मुरे महोदय ने कुछ चेंजिंग की, बाद में इसे मुरे का भी सिद्धांत कहा जाने लगा था।
क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे मुरे महोदय और वहाँ के जो प्रवक्ता लोग थे उन्होंने इनका समर्थन भी किया, स्थितियां मजबूत थी, लोग इसे मुरे का कहने लगे कानून या फिर मुरे का नियम कहने लगे, लेकिन अभी भी इसे मार्गन व मुरे का ही सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में होता क्या है, इस सिद्धांत में 31 कार्ड यूज होते हैं। कितने कार्ड यूज होते हैं? 31 कार्ड, जिसमें 10 महिला 10 पुरुष 10 महिला पुरुष दोनों के और एक कार्ड जो होता है वो रंग विभाजन की परिस्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, बालक को इन 300 कार्डों को दिखाया जाता है, उनको एक रजिस्टर दिया जाता है, पेन दी जाती है और वो इन कार्डों को देखते हैं और देखने के बाद एक स्टोरी बनाते हैं, कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। बालक को ये आकृतियां जैसी दिखाई देती हैं उन्हीं आकृतियों के आधार पर बालक कहानी बनाता है और उसके कहानी के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। ठीक है, ये है आपका TAT टेस्ट, थर्मल अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरा परीक्षण जिसे कहा जाता है रोरशा के स्याही के धब्बे का परीक्षण। रोरशा के स्याही के धब्बे का परीक्षण हरमन रोरशा महोदय थे जिन्होंने स्याही के धब्बे के परीक्षण पर चर्चा की थी। इन्होंने 10 कार्डों की उपयोगिता बताई थी। जो 10 कार्ड हुआ करते थे उन कार्डों पे मसी लक्ष्य बने रहते थे। देखेंगे आप, लकड़ी का गुटका कोई लीजिए और उस पर कांटी से या किसी औजार से अगर उस पर आप चुकीला चुकीला चिन्ह बना दें तो उसी को कहा जाता था मसी लक्ष्य। ठीक है, और फिर उस पर स्याही गिराई जाती थी। स्याही गिराने के बाद क्या होता था कि वह स्याहियां कोई न कोई आकृति ले लेती। उन आकृतियों के आधार पर बालक से उन चीजों के बारे में पूछा जाता था और बालक जैसा इन पर अपनी टिप्पणी करता था उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। ठीक है, अभी मैं आगे आप लोग को बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे कार्ड संख्या कितनी 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 थी, 1 2 4 6 7 किस रंग की थी, वो कार्ड संख्या किस रंग की थी। आज खाली व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हो रही है आपके सामने। जब ये क्लास क्रमशः चलने लगेगी तो सारी चीजों पे चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, आइए हमारे यहाँ हमारा इंडिविजुअल क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द उसकी डेट स्टार्ट होने वाला है, जल्द से जल्द उसकी डेट आपके सामने रख दी जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल आते हैं हम हरमन रोरशा के स्याही के धब्बे का परीक्षण, कार्डों की संख्या 10, मसी लक्ष्य बने रहना और उस आधार पर बालक का उदाहरण देना। उसके बाद आता है CAT टेस्ट, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है? लियोपोल्ड बैलक। लियोपोल्ड बैलक पशु पक्षियों की आकृतियां और उन आकृतियों के आधार पर बालक के माध्यम से उन पर चर्चाएं करना। 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह प्रयोग होता था। उसके बाद SAT टेस्ट, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट। कैसा टेस्ट? सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, जो बुजुर्ग लोगों के लिए होता 50+ तक। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट और आएगा हमारे सामने, 16 PF टेस्ट। इससे प्रश्न आ जाता है कैटल महोदय का। ठीक है, ये हमारी जो विधि है ये हमारी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आने वाले टेस्ट हैं। ठीक है, इन पर लिखित विवरण भी होगा जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके सामने। हम देखेंगे पर्सनालिटी शब्द, देखते जाइए। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द अंग्रेजी का, पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। और पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है?
मुखौटा। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में और या फिर हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में लोग अभिनय करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? मुखौटों का इस्तेमाल किया करते थे। गीता के श्लोक में रज तम सत व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी के रूप में। वहीं अब हम आए पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में, तो कैनन महोदय ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को दर्शाने का काम किया। वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की थी, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो भोज्य पदार्थों को सही तरीके से हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो बालक की लंबाई पर मूलतः काम करती है, ऊपर से इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, कोष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के संरचना कार्यक्रम में मदद करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो बालक के संवेगों को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे युंग महोदय द्वारा। युंग महोदय ने भी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को दर्शाने का काम किया। ठीक है, जहां इन्होंने 3 गुण बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। उभयमुखी इन्होंने बाद में जोड़ा। फिर थॉर्नडाइक महोदय जिन्होंने चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व को दर्शाने का काम किया। 3 लक्षण रखे उन्होंने, सूक्ष्म चिंतन, स्थूल चिंतन और प्रत्यय चिंतन। ठीक है, फिर आते हैं आलपोर्ट महोदय जिन्होंने शील गुणों के आधार पर लक्षण व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया। जो इन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन कुछ गुण ही मनुष्य की प्रधानता को दर्शाते हैं, प्रधान रूप में विद्यमान रहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा दर्शाए जाते हैं। कुछ गुण सुप्त रूप में रहते हैं, कुछ एकदम गौण होते हैं। ठीक है ना, तो प्रधान गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। ठीक है ना, ये है आलपोर्ट महोदय द्वारा व्यक्तित्व को दर्शाने की प्रक्रिया। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे सिगमंड फ्रायड महोदय, मनोविश्लेषणवाद के जनक। काम वासनाओं पर चर्चा इन्होंने ही की, उत्तेजना पे चर्चा इन्होंने ही की। ठीक है ना, जब हम आगे जब पढ़ाएंगे आपको, जब शुरुआत होगी हमारी, तो विकास में भी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, है ना, ये सारी चीजें इनके सामने आएंगी। देखिए यहाँ पे छोटे शब्दों में लिख तो दिया गया, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं चीजें बता रहा हूँ। इदम, अहम और पराहम 3 घटकों में व्यक्तित्व को दर्शाने की बात की गई। इदम जहाँ शैशव काल की स्थितियां, बच्चा आत्म प्रेमी और स्वमोही होता है। अहम जो बच्चा शैशव काल में कल्पना जगत में रहता था, इदम में यहाँ वास्तविकता में रहने की कोशिश करेगा। और पराहम बच्चा सामाजिक नियमों के आधार पर योग्य नागरिक बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आए व्यक्तित्व मापन के प्रविधियों के बारे में। 3 प्रविधियां हैं, प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और आत्मनिष्ठ विधि। प्रक्षेपी विधि पे ही मैंने आज चर्चा की, जहां पहला नाम रखा मैंने TAT टेस्ट, थर्मल अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कथानक परीक्षण। जहां मार्गन व मुरे महोदय की चर्चा की गई है, जिन्होंने 31 कार्डों की बात की थी। 10 पुरुष, 10 महिला, 10 महिला और पुरुष दोनों हुआ करते थे। एक कार्ड रंग विभेदन की परिस्थितियों को दर्शाता था। इस कार्डों के आधार पर बच्चों को दर्शाया जाता था और बच्चे कहानियां बताते थे, जिस आधार पर उनके व्यक्तित्व का मापन होता था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हार्मन रोशा महोदय के स्याही के धब्बे का परीक्षण, जिन्होंने 10 कार्डों की बात की थी और उन्होंने बताया था कि कार्डों पर मसीह लक्ष्य बने होते हैं। उन लक्ष्यों के आधार पर बालक अपने विचार रखता है और जिस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, व्यक्तित्व मापन होता है। वहीं तीसरा है CAT टेस्ट, लियोपोल्ड बैलक महोदय द्वारा चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट जो 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है SAT टेस्ट, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, जो 50 वर्ष तक के लोगों के लिए किया जाता है। इसके भी जनक लियोपोल्ड बैलक ही महोदय है। मैं लिख देता हूं आपको, इसके भी जनक जो है बैलक ही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रोकूंगा आपके सामने।
फिर जो कल की क्लासेस होंगी वो टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। मनोविज्ञान की इंडिविजुअल क्लास का बैच जल्द ही शुरू किया जाएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए ढंग से एक परिवार की तरह अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। आप भी जुड़िए हमसे, ठीक है। और डेली आप लोगों को अब कल से मैं 10 क्वेश्चन आप लोग के सामने रखूंगा, ठीक है। और टॉपिक स्टार्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच।